नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रखती हूं। साउथ चाइना सी की शांत इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, साउथ चाइना सी की लहरें इन दिनों शांत नहीं है। वो तस्वीर अब बदल चुकी है। ड्रैगन अब ताइवान को निगलने के लिए आस्तीन चढ़ा चुका है और हाल ही में चीन ने ताइवान के लिए अपना एयर स्पेस इस कदर बंद किया कि ताइवानी राष्ट्रपति को अपना विदेश दौरा बीच में ही टालना पड़ा। इसे कहते हैं रास्ता रोकना और अपनी धौंस जमाना। उधर वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति सिरदर्द बनी हुई है। चीन की इस आक्रामकता ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। ट्रंप का मानना है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ठेंगे पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान के मामले में जो भी बीच में आएगा उसे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। ताइवान को हथियाने के लिए चीन क्या-क्या हथकंडे अपना रखा है आपको बताते हैं और किस तरीके की तस्वीर दिखा रहा है, जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। चीन के कब्जे में ताइवान और सन की ट्रंप परेशान। हमने ये क्यों लिखा और एक्सक्लेमेशन मार्क आपको नजर आ रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि चीन ने ताइवान के आसपास अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है पूरी तरीके से। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई नजरबंद हुए हैं और साथ ही आपको बता दें एयर स्पेस बंद होने से विलियम विदेश जा पाए और इसको लेकर जो तस्वीर है, ताइवान के राष्ट्रपति को यहां अलगाववादी नेता मानता है चीन। साथ ही आपको बता दें ताइवान की मुख्य विपक्षी नेता का बीते दिनों चीन में स्वागत किया गया था और ये जिस मूवमेंट के तहत लिया जा रहा है, मुख्य विपक्षी नेता चेंग ली वुन से मिले थे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अब राष्ट्रपति विलियम लाई की विरोधी मानी जाती है चेंग ली वुन और इसी के लिए ताइवान में चीन समर्थन मानी जाती है। चेंग ली वुन और उनकी पार्टी समर्थन करती है जो चाइना के अप्रोच को। साउथ चाइना सी के एंट्री गेट पर बैरिकेड लगाने की कोशिश में इस वक्त चीन है। साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों किम जोंग उन से मिले हैं चीन के विदेश मंत्री और साथ ही आपको बता दें इस पूरे सिनारियो में चीन के कब्जे को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि ताइवान पर क्या पूरी तरीके से कब्जा चाहता है। और साथ ही आपको बता दें आग में घी डालने का काम किया है अमेरिका, जापान और ताइवान के साझा सैन्य अभ्यास ने। साउथ चाइना सी में इन दिनों इन देशों की जुगलबंदी देखकर जिनपिंग का खून खौल रहा है। चीन को लगता है कि यह विदेश नीति जो है कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है चीन के लिए घातक हो सकती है। चीन को यह भी लगता है कि ये देश मिलकर उसे आंखें दिखा रहे हैं। जवाब में चीन ने अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ाकर दुनिया को बता दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार, कमर कस चुके हैं। अब जरा आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि इसको लेकर के डिटेल्स क्या सामने आ रही है। चीन और ताइवान का बॉर्डर कहां लगता है। अब जरा इस मैप को देखेंगे तो आपको पूरी जो पोजीशनिंग है वो नजर आ रही होगी। इस तरफ चाइना आपको नजर आ रहा होगा और चाइना के ठीक नीचे आपको ये ताइवान दिखाई दे रहा होगा। ये बॉर्डर जो है इस अगर कहा जाए इस गल्फ को अगर आप चेक करेंगे तो इस वक्त नजर आ रहा होगा इसके ऊपर सीधे साउथ कोरिया और बगल में जापान। ये वही जापान है जो कि अगर कहा जाए पहले 50 साल तक ये पूरी तरीके से ताइवान पर कब्जा रख रहा था। अब फिलीपींस का नीचे जो देखेंगे तस्वीर और ये आ जाइए आप साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी पर कहा जा रहा है कि चाइना अपना पूरा दमखम दिखाना चाहता है और साथ ही ताइवान को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो चीन की विस्तारवादी सोच इसी को कब्जा करने पर इस वक्त बनी हुई है। अभी इसके साथ साथ अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो ओकिनावा और साथ ही साथ जापान के जो ये रूट है, एक तरह से इस रूट को पूरी तरीके से हाईजैक करने के प्रयास में इस वक्त बीजिंग की सरकार नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है ताइवान को चीन अपना अभिन्न अंग मानता है। ये जो पोर्शन है ये इस वक्त सबसे बड़ी कहा जाए डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा स्टैंड, सबसे बड़ी धुरी बना हुआ है। इसको समझाने के लिए साउथ चाइना सी में फिलीपींस यूएस का युद्धाभ्यास जो हुआ जिसमें इतिहास में पहली बार जापान ने हिस्सा लिया, जैसे ड्रैगन इस वक्त भड़का हुआ है, उसने अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी दे दी है
और इसके साथ साथ एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि यहां पर इस वक्त जो हलचल है, जिसमें साउथ चाइना सी का किंग अब शी जिनपिंग, इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है और सीधे यहां पर अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी वार्न कर दिया है, डोंट प्ले विद फायर, नहीं तो तबाह हो जाओगे। इतना ही नहीं, चीन से अपने कई युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में भेज दिया गया। ये तस्वीर आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा फर्स्ट आइलैंड चेन जो है वो किस तरीके से बनता है और हम क्यों कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी इस वक्त क्रूशल है। अगर ताइवान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, जापान को देखें और चाइना के प्लेसमेंट को देखें तो ये पूरा रूट जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। पिछले कुछ दिनों में जापान और चीन में कहा जाए इनके बीच जो टकराव देखी गई थी, ताइवान को लेकर के चीन हमेशा से अग्रेसिव रहा है और हमेशा से ताइवान को चीन में विलय की कोशिश में लगा हुआ रहता था। अब चीन के कहने पर कुछ देशों ने ताइवान राष्ट्रपति के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। कहां है वो जरा दिखाते हैं आपको। ये ताइवान का लोकेशन मैं चाहूंगी जरा जूम करके दिखाइएगा। ये लोकेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समझना हो रहा है और ये पूरी अगर कहा जाए जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी होता है, क्योंकि साउथ चाइना सी से ताइवान कनेक्ट करता है, ऊपर कोरिया है और साथ ही साथ चाइना भी है। यही चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस ताइवान पर जाता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दूरी होता है, जिससे ट्रंप को झटका लगा है। चीन ताइवान के मुद्दे पर साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम को हमेशा धमकाते रहता है और यही तस्वीर जो है विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स जो है ट्रंप के फेवर में बताते हैं कि ये तो आपने कहा जाए तुरुप का इक्का निकाल दिया। अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, अमेरिका फर्स्ट का अहंकार इस संघर्ष में मिट्टी में मिल सकता है, क्योंकि अगर कोशिश ताइवान पर कब्जे की चीन की जिद ने ट्रंप को धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या अमेरिका वाकई ताइवान की रक्षा के लिए युद्ध में कूदेगा या फिर ये केवल हवाई किले बनाना साबित होगा, यानी हवाई बातें हैं। चलिए अब आपको डिटेल्स देते हैं कि ताइवान पर चीन की नजर क्यों है और क्यों यहां पर इतना इंपॉर्टेंट ताइवान को मानता है चीन, जिसके जरिए कोशिश ताइवान पर कब्जा करने की है। सबसे पहला पॉइंट, सेमीकंडक्टर। ताइवान कहा जाता है सबसे बड़ा हब है सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, एडवांस चिप्स बनाए जाते हैं और ताइवान में एक तरह से पूरा मार्केट है, यहीं से सेमीकंडक्टर्स का पूरा व्यापार होता है। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। कंप्यूटर्स हो, मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो, इनके लिए जो चिप्स जरूरी होते हैं वो यहीं से रेडी टू मूव तैयार किए जाते हैं। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को आर्थिक नुकसान भी पहुंच सकता है। अब इन फैक्ट्रीज पर अगर थोड़ा सा भी खतरा हुआ तो चाइना की सांसें अटक जाती है। चीन की मशीनों और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको बता दें, दुनिया में जो धमक है ताइवान के जरिए चीन दिखाना चाहता है। कोशिश ये कि जिस ताइवान पर जापान ने कब्जा चलाया, जिस पर अमेरिका अपना दमखम दिखाता है, उस पर चीन का कब्जा हो। ये दुनिया को उस पर्सपेक्टिव पर दिखे कि इस वक्त सुपर पावर का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ करती है चीन की सेना। साथ ही आपको बता दें कि यूएस का ताइवान को साथ भी इसमें मिल रहा है और दूसरी दफा भी हमने दिखाया था कि जब जापान की हुकूमत है जो ताइवान पर 50 साल तक रही थी, उसे भी इंडिपेंडेंस दिलाने में भी यूएस ने कुछ यहाँ पर कहा गया है इन्फ्लुएंस किया था और ताइवान का साथ दिया था। अमेरिका लगातार ताइवान के साथ रहा है, हथियार डिप्लॉय किए गए हैं और ताइवान के पास अमेरिका का हिमार रॉकेट सिस्टम भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड के साथ साथ ईस्ट वर्ल्ड पर भी पूरी तरीके से अमेरिका का ही रिमोट कंट्रोल वर्केबल हो और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में ये जो हिमार्स है ये बहुत सक्षम है, इसलिए दे रखा है। ताइवान में अगर कुछ भी स्थिति बिगड़ती है, इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की रहती है। अमेरिका ने ताइवान को दी है ATACMS मिसाइलें। अब इन मिसाइलों के जरिए चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने में ATACMS जो ये मिसाइल है ये पूरी तरीके से सक्षम है और इनकी मारक क्षमता अगर आप इसका आंकलन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि बेशक से छोटा सा दिखने वाला एक द्वीप जैसा देश पूरी चीन के लिए इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट है।
आपको बता दें कि ताइवान पर ड्रैगन की नजर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पावर गेम चल रहा है, पावर शो चल रहा है। ये ताकत का पूरा प्रदर्शन जिसमें अमेरिका को काउंटर चीन को करना है, ताइवान उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक कड़ी है, उसके जरिए दमखम दिखाया जा सकता है। ताइवान की सेना के पास यहाँ पर जैवलिन और होवित्जर जो कहा जाए हथियार भी है। होवित्जर हथियार के साथ चीन की सेना को समंदर के तट पर रोकने में सक्षम माने जाते हैं। साउथ चाइना सी में फिलीपींस यूएस का युद्धाभ्यास जो हुआ, जिसमें इतिहास में पहली बार जापान ने हिस्सा लिया। जैसे ड्रैगन इस वक्त भड़का हुआ है, उसने अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी दे दी है। और इसके साथ साथ एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो हलचल है, जिसमें साउथ चाइना सी का किंग अब शी जिनपिंग, इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है और सीधे यहाँ पर अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी वार्न कर दिया है, डोंट प्ले विद फायर, नहीं तो तबाह हो जाओगे। इतना ही नहीं, चीन से अपने कई युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में भेज दिया गया। ये तस्वीर आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा फर्स्ट आइलैंड चेन जो है वो किस तरीके से बनता है और हम क्यों कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी इस वक्त क्रूशल है। अगर ताइवान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, जापान को देखें और चाइना की प्लेसमेंट को देखें तो ये पूरा रूट जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। पिछले कुछ दिनों में जापान और चीन में कहा जाए इनके बीच जो टकराव देखी गई थी, ताइवान को लेकर के चीन हमेशा से अग्रेसिव रहा है और हमेशा से ताइवान को चीन में विलय की कोशिश में लगा हुआ रहता था। अब चीन के कहने पर कुछ देशों ने ताइवान राष्ट्रपति के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। कहां है वो जरा दिखाते हैं आपको। ये ताइवान का लोकेशन मैं चाहूंगी जरा जूम करके दिखाइएगा। ये लोकेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समझना हो रहा है और ये पूरी अगर कहा जाए जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी होता है क्योंकि साउथ चाइना सी से ताइवान कनेक्ट करता है, ऊपर कोरिया है और साथ ही साथ चाइना भी है। यही चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस ताइवान पर चाहता है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दूरी होता है, जिससे ट्रंप को झटका लगा है। चीन ताइवान के मुद्दे पर साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम को हमेशा धमकाते रहता है और यही तस्वीर जो है विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स जो है ट्रंप के फेवर में बताते हैं कि ये तो आपने कहा जाए तुरुप का इक्का निकाल दिया। अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, अमेरिका फर्स्ट का अहंकार इस संघर्ष में मिट्टी में मिल सकता है क्योंकि अगर कोशिश ताइवान पर कब्जे की चीन की जिद ने ट्रंप को धर्म संकट में डाल दिया है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या अमेरिका वाकई ताइवान की रक्षा के लिए युद्ध में कूदेगा या फिर ये केवल हवाई किले बनाना साबित होगा, यानी हवाई बातें हैं। चलिए अब आपको डिटेल्स देते हैं कि ताइवान पर चीन की नजर क्यों है और क्यों यहां पर इतना इंपॉर्टेंट ताइवान को मानता है चीन, जिसके जरिए कोशिश ताइवान पर कब्जा करने की है। सबसे पहला पॉइंट, सेमीकंडक्टर। ताइवान कहा जाता है सबसे बड़ा हब है सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है, एडवांस चिप्स बनाए जाते हैं और ताइवान में एक तरह से पूरा मार्केट है, यहीं से सेमीकंडक्टर्स का पूरा व्यापार होता है। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। कंप्यूटर्स हो, मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो, इनके लिए जो चिप्स जरूरी होते हैं वो यहीं से रेडी टू मूव तैयार किए जाते हैं। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को आर्थिक नुकसान भी पहुंच सकता है। अब इन फैक्ट्रीज पर अगर थोड़ा सा भी खतरा हुआ तो चाइना की सांसें अटक जाती है। चीन की मशीनों और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको बता दें दुनिया में जो धमक है ताइवान के जरिए चीन दिखाना चाहता है। कोशिश ये कि जिस ताइवान पर जापान ने कब्जा चलाया, जिस पर अमेरिका अपना दमखम दिखाता है, उस पर चीन का कब्जा हो। ये दुनिया को उस पर्सपेक्टिव पर दिखे कि इस वक्त सुपर पावर का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ करती है चीन की सेना। साथ ही आपको बता दें कि यूएस का ताइवान को साथ भी इसमें मिल रहा है और दूसरी दफा भी हमने दिखाया था कि जब जापान की हुकूमत है जो ताइवान पर 50 साल तक रही थी, उसे भी इंडिपेंडेंस दिलाने में भी यूएस ने कुछ यहाँ पर कहा गया है इन्फ्लुएंस किया था और ताइवान का साथ दिया था। अमेरिका लगातार ताइवान के साथ रहा है, हथियार डिप्लॉय किए गए हैं और ताइवान के पास अमेरिका का हिमार रॉकेट सिस्टम भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड के साथ साथ ईस्ट वर्ल्ड पर भी पूरी तरीके से अमेरिका का ही
रिमोट कंट्रोल वर्केबल हो और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में ये जो हिमार्स है ये बहुत सक्षम है, इसलिए दे रखा है। ताइवान में अगर कुछ भी स्थिति बिगड़ती है, इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की रहती है। अमेरिका ने ताइवान को दी है ATACMS मिसाइलें। अब इन मिसाइलों के जरिए चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने में ATACMS जो ये मिसाइल है ये पूरी तरीके से सक्षम है और इनकी मारक क्षमता अगर आप इसका आंकलन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि बेशक से छोटा सा दिखने वाला एक द्वीप जैसा देश पूरी चीन के लिए इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि ताइवान पर ड्रैगन की नजर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पावर गेम चल रहा है, पावर शो चल रहा है। ये ताकत का पूरा प्रदर्शन जिसमें अमेरिका को काउंटर चीन को करना है, ताइवान उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक कड़ी है, उसके जरिए दमखम दिखाया जा सकता है। ताइवान की सेना के पास यहाँ पर जैवलिन और होवित्जर जो कहा जाए हथियार भी है। होवित्जर हथियार के साथ चीन की सेना को समंदर के तट पर रोकने में सक्षम माने जाते हैं। जो होवित्जर टेक्निक है उसके जरिए यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाती है, जो गल्फ है वहां पर ही आपको रोक दिया जाएगा। चीन के लिए ताइवान को भौगोलिक स्थिति काफी अहम है, वो जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वाइटल रोल प्ले करती है, जिसमें चीन को इंटरेस्ट है। वो सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ उसकी लोकेशन में भी इंटरेस्टेड है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में अपना जो है प्रचार करने के लिए, अपना प्रसार करने के लिए और अपने दमखम को दिखाने के लिए पूरा मौका मिलेगा और अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे ठिकानों के लिए चुनौती साबित होगा। अब समझिए ये अमेरिका की जो नीति है इसमें किस तरीके से इंटरसेप्ट होती है। व्यापार का रास्ता कहा जा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो केंद्र माना जा रहा था 20% व्यापार का, अब ये लीजिए एक नई कड़ी खुल गई है और ताइवान के जरिए अगर साउथ चाइना सी पर भी चाइना का कब्जा होता है तो दुनिया का एक बड़ा व्यापार रूट जो है चाइना के हाथों में चले जाएगा। फिलहाल हालात नाजुक है और पूरी दुनिया सांस थाम कर इस वक्त देख रही है कि क्या ताइवान चीन के कब्जे में आ जाएगा या ट्रंप कोई नई चाल चल देंगे, नया दांव खेलेंगे जिससे चीन के दांत खट्टे हो जाएंगे। वक्त ही बताएगा कि कौन बाजी मारता है और कौन धूल चाटता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज का बड़ा सवाल 4 के चक्रव्यूह का आपके सामने मैं रख देती हूं। ये सवाल ये कि चीन ने क्या ताइवान पर कब्जा कर लिया है, क्या ये कब्जा इस तरीके से हो रहा है कि मानसिक तौर पर भी उन पर दबाव बनाया जाए, प्रेशर क्रिएट किया जाए और एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स को वहां हाईलाइट किया जाए। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा हमारे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ से कनेक्ट है, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। सवाल पहला झा सर आप ही से, ट्रंप का अहंकार कहीं साउथ चाइना सी में भस्म तो नहीं हो जाएगा, ताइवान में जाकर अटक तो नहीं जाएगा? देखिए तो ये जो सिचुएशन है जो कि अभी आपने सारा वर्णन किया हुआ है, ये पिछले लगभग 3.5-4 साल से बहुत एक्टिवली परस्यू किया जा रहा है चाइना द्वारा। वो आप कहते हैं ना कि दिन रात चाइना जो है वो अपना शैडो ताइवान के ऊपर डाल रहा है, चाइना की नींद हराम कर रहा है। एक समय तो ऐसा था जबकि 30 से 40 एयरक्राफ्ट ताइवान एयर स्पेस में घुस जाते थे और वो वहाँ पे उनको पेनिट्रेट करके एक्टिवेट करके फिर वो वापस लौट जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर कहें तो ये जो प्रभाव है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने होने से कतराते हैं कि कभी डायरेक्ट इनका बीच में कन्फ्रंटेशन ना हो। चाइना हमेशा इंसिस्ट करता रहा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में कि आप हमारे वन चाइना पॉलिसी को नकारें ना, और अमेरिका हमेशा से ये जताने की कोशिश कर रहा है कि आप ताइवान के ऊपर में जबरदस्ती दखल अंदाजी ना करें। अब यहीं पे सवाल उठता है कि अगर जबरदस्ती दखल अंदाजी किया, क्योंकि चाइना पिछले लगभग 3 साल से ऑलमोस्ट एवरी मंथ वो एक्सरसाइज करता है और पिछले साल में मेरे ख्याल से शायद नवंबर-दिसंबर की बात थी, तो एक समय ऐसा था कि 56 चाइनीज शिप ताइवान को पूरा घेर लिया था इस तरह से कि कोई भी अगर शिप चाहे अंदर आना तो वो नामुमकिन जैसा था, और वहाँ के एयर स्पेस में भी चाइना ने एक्सरसाइज की थी। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि आज के दिन में पिछले लगभग 3 हफ्ते से
74,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एयर स्पेस है ताइवान के एडजेसेंट में, इसके ऊपर में चाइना ने जो है वो बिल्कुल नो गो जोन बना दिया सबों के लिए। कुछ एक्सरसाइज कर रहा है या फिर अपनी वो रणनीति खेल रहा है कि अगर ताइवान को ऑल ऑफ सडन एक झटके में अगर उसके ऊपर में हमें हमें उसको अपने अंदर में लाना पड़ा, तो किस तरह से वहां पे एयर स्पेस को कंट्रोल करेंगे, किस तरह से नेवल फोर्सेस को वहां पे लगाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, और किस तरह से टेरिटोरियल जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस हैं, पीएलए, उसको वहां पे भेजेंगे जिससे कि कम से कम नुकसान हो और जल्दी से जल्दी ये जो सारा चीज है ये हमारे हाथ में आ जाएगा। और वहीं पे आपका जो वाक्य था कि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए चाइना चाहेगा कि ताइवान को अपने हाथ में ले ले, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभार कोई कोई खीर काफी टेढ़ी हो जाती है। तो यही एक टेढ़ी खीर है अमेरिका के लिए भी और चाइना के लिए भी। ताइवान जहां पे कोई डायरेक्टली एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, लेकिन ये मामला बिना कन्फ्रंटेशन के सुलझता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ताइवान कभी भी चाइनीज सब्जुगेशन नहीं चाहेगी, चाइना के अंदर में आना नहीं चाहेगी, और चाइना कभी भी किसी भी हाल में ताइवान को अपने से अलग जाते हुए नहीं देख पाएगा। यूके देवनाथ सर, इसी पे प्रश्न मेरा, प्रेशर प्लस मिलिट्री ड्रिल्स प्लस डिप्लोमेसी, इसके तहत चाइना क्या एस्केलेट नहीं कर रहा है अभी ताइवान की स्थिति को? और क्यों ना कहे कि हम ताइवान पर वो एकल अधिकार चाहता है, एकाधिकार चाहता है कि एक धड़ल्ले से जैसे चाइना में चल रही है उनकी हुकूमत, वैसे ही ताइवान पर भी हक चले। यहाँ रितु जी, शी जिनपिंग ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को तैयार कर लिया है। उन्होंने पोलिट ब्यूरो को कह दिया है कि बहुत जल्दी ही चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा। अभी तक उन्होंने यह नहीं कहा कि बलपूर्वक ताइवान पर कब्जा करेंगे। अब ताइवान जो था वो तो एक समय चीन मानता था कि वह उसी का प्रांत है। आज भी ताइवान को चीन अपना ही एक भगोड़ा प्रांत मानता है। जब 1949 में चीन आजाद हुआ तो उसके पहले जो वहां गृह युद्ध हो रहा था तो उसमें चियांग काई शेक थे। तो जब माओ की कम्युनिस्ट जो फोर्सेस थी उन्होंने चियांग काई शेक के केएमटी कोमितांग फोर्सेस को हरा दिया, तो चियांग काई शेक अपनी कोमितांग आर्मी को लेकर ताइवान में आ गए और वहां पर उन्होंने अपना फोर्ट्रेस बनाया। तब से ही चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस दिन वह ताइवान पर कब्जा कर ले। फिलहाल वो ताइवान पर साइकोलॉजिकल दबाव बढ़ाने के लिए आर्मी नेवी एक्सरसाइज करता है और ताइवान को इकोनॉमिक दबाव बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करता है कि ताइवान का जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उसको किस तरह से कमजोर किया जाए। शी जिनपिंग क्या वाकई चाइना कि पीएलए को हुक्म देंगे अगले 2-3 साल में कि जाओ पीएलए की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और ताइवान पर हमला कर दो? ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने जापान के ओकिनावा में बहुत बड़ी फौज रखी है। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स और मेरीन दस्तों को तैयार रखा है। सवाल ये यूके देवनाथ सर, ये सारी सिचुएशंस तो ठीक है, लेकिन अलीशा सर मुझे समझाइएगा कि चीन ने क्या साइलेंटली अपना गेम कर दिया है? और यही वजह है कि ताइवान के शीर्ष नेता, प्रेसिडेंट उनके निकल नहीं पा रहे हैं, अपने दौरे को कैंसिल कर दिया, अफ्रीकन उसमें जाना था और उसमें भी अब शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चाइनीज प्रेशर है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है रितु जी। देखिए, चीन के दरअसल एक ऑथर थे, वो फिलोसोफर भी थे, सन जू उनका नाम था। सन जू ने लिखी थी एक किताब, द आर्ट ऑफ वॉर। जैसे कि हमारी क्या होती है उस तरीके से, उसको मैं पैरेलली में समझाऊं लोगों को। उसमें उन्होंने लिखा था कि द एक्ट ऑफ मिलिट्री जनरल्स शायद इस वक्त टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, मैं चाहूंगी इसे जरा दुरुस्त करे टीम। स्वतंत्र सर, आपसे सवाल है मेरा, अभी ताइवान में ऑपोजिशन जो है, ताइवान की मेन ऑपोजिशन लीडर जो है वो चीन की करीबी हो गई हैं, वेल विशर मानी जाती हैं। अब वहाँ की
अप्रोच को ताइवान के केस में अब उनका समर्थन मिलना क्या दिखाता है? उनकी पार्टी जो इस वक्त आइडियोलॉजी रख रही है चीन इंक्लाइंड, उससे आप कैसे दिखा रहे हैं? कितना इसमें इसके जरिए बदलाव आएगा या इसका असर कैसे पड़ेगा? देखिए, चाइना की ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रही है कि ताइवान को उन्हें सूनर और लेटर चाइना में मिलाना है, और लंबे समय से वो इसके लिए परसुएशन कर रहे हैं। आप देखिए, टाइम टू टाइम, जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने भी ये बात कही कि बीच बीच में चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है कि कभी जाके उसने उसके ऊपर से एरोप्लेन उड़ा दिए, कभी वहां पे युद्धपोत लगा दिए। तो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये है कि ताइवान को किसी भी तरह से चाइना का हिस्सा बनाने हैं, क्योंकि दे फील कि ओरिजिनली वो चाइना का ही हिस्सा है। जबकि हिस्ट्री आपको ये सजेस्ट करती है कि जो चाइना के रूलर्स थे अर्लियर टाइम्स के, वो रूलर्स रिट्रीट होके चले गए थे ताइवान में, और ताइवान में जाकर उन्होंने अपना बेस बना लिया था। ये हिस्टोरिकल रेफरेंस है इसका। बट अब करंट सिचुएशन आप देखिए, करंट सिचुएशन क्या है कि अमेरिका ने जो भी एडवेंचर्स किए हैं, मिस एडवेंचर्स पिछले समय में, वो मिस एडवेंचर्स में क्या किया उन्होंने? एक साउथ अमेरिकन कंट्री में गए, वेनेजुएला में, उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया, ठीक है। उसके बाद ये बोले कि भाई अब हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेंगे। यूरोप ने उसके ऊपर वीटो किया, इश्यूज आए। उसके बाद वो ईरान चले गए। तो जो उनके मिस एडवेंचर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं चाइना को ये एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो भी मिस एडवेंचर कर ले। तो दुनिया असल में देखिए, एक दूसरे को देखकर ही लोग सीखते हैं। तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स, पॉजिटिव नोट वाली चीजें सीखे ना। अब एक अगर कियोस ला रहा है, एक वॉर थोप रहा है, तो दूसरा भी थोपे। फिर कहा है कि सुपर पावर की रेस में अपने आप को ये देश बताते हैं, फिर तो एटलीस्ट इस पर्सपेक्टिव पर भारत ही ठीक है। आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए समस्या क्या है यहाँ पे कि एथिक्स के बेसिस पे कोई कंट्री ऑपरेट ही नहीं करता। जहां इसको मौका मिलता है वो अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। चाइना तो आप जानते ही हैं कितने लंबे समय से उसकी इसी तरह की नीति रही है। हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना हिस्सा बताते हैं। तो दुनिया भर में तिब्बत पे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो उनका तो पहले से ही पॉलिसी रही है कि जहां मौका मिले घुस जाओ, एक्सटेंड कर लो अपनी पेरिफेरी को। अब अमेरिका की जो पॉलिसीज हुई है, नेगेटिव पॉलिसीज, उनकी वजह से क्या हुआ कि जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो कहीं ना कहीं इनसिग्निफिकेंट से हो गए। यूएन की आज की डेट में कोई पूछ नहीं रही। नेटो आप देखिए कहीं ना कहीं खतरे में पड़ा हुआ है। अगर ऐसा सिनारियो बना कि फिलीपीन, जापान, कंबोडिया और वियतनाम, साथ ही ताइवान, ये सारे एक हो गए, तो फिर क्या होगा चीन का? एग्जैक्टली, देखिए प्रयास तो होंगे। आप मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आसान होने वाला है। स्टैंड ऑफ तो होना ही अभी तो इनडायरेक्टली है ना। अगर ऑन पेपर्स ऑफिशियली भी एक स्टैंड रखे, एंड एक अभी तक तो बात हो रही थी ड्रिल्स को लेकर, अमेरिका इसमें वैसे ही कूद पड़ा है। अब ये साथ में जोड़ करके कैसा इक्वल फोर्स बनाएंगे काउंटर करने के लिए चीन को? जी बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली जो कंट्रीज आपने जितने भी नाम गिनाए हैं, वो कोशिश करेंगे अमेरिका को साथ लेकर चाइना को कन्फ्रंट करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम सभी यहाँ पे बैठे हुए, सभी इंटरनेशनल मामलों को बड़े अच्छे से समझते हैं। अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस चाइना के मामलों में नहीं करेगा। क्यों? थोड़ा सा सबड्यूड रहेगी उसकी अप्रोच। जैसे कि चाइना अमेरिका के मामलों में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को रेफरेन करते हैं, एक दूसरे के मामलों में नहीं घुसते, क्योंकि दोनों को पता है दोनों पावरफुल है। चाइना भी पावरफुल है, अमेरिका भी पावरफुल है। अगर वो दोनों भिड़ गए तो आप सोचिए वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई आपकी, वर्ल्ड वॉर 3। तो वो तो एक बड़ा मुश्किल सा सिनेरियो हो जाएगा। बट अमेरिका को, मुझे लगता है अमेरिका की देखा देखी ना, चाइना भी इस तरह के मिसएडवेंचर्स कर सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, कंप्लीटली एग्री, वो ये काम कर सकते हैं। बट कन्फ्रंटेशन तो होगा ही होगा। तो पर एक देश अगर इस तरीके का मिस एडवेंचर कर भी रहा है तो दूसरे को सर्टिफिकेट थोड़ी मिल जाएगा कि यू ऑल्सो कैरी ऑन। अब झा सर मुझे ये बताइएगा, समझाने का प्रयास करिएगा, आइडियोलॉजीज, एक कम्युनिस्ट एस्पेक्ट और एक अगर कहा जाए नेशनलिस्ट एस्पेक्ट, ये दोनों ही चीज देखिए। एंड राइट फ्रॉम दी रूल, जब ताइवान पर जापान हुकूमत चलाया करता था 50 सालों तक, उसे भी इंडिपेंडेंस लाने के लिए अंदर खाने से अमेरिका ने हेल्प किया था। अब इस सिनारियो में अगर ये दोबारा से रेप्लिकेट होता है, दोबारा चेंज होता है, एंड नाउ दिस टाइम चाइना, अब इस लड़ाई में अगर अमेरिका कूदा तो ये जो अभी स्वतंत्र सर कह रहे थे वर्ल्ड वॉर का एक नया जो अध्याय वो लिख दिया जाएगा यहीं से ही।
रितु जी, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था। हम्म चाइना और अमेरिका एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए अवॉइड करेंगे जहां तक उनका बस चलेगा। जितनी डिप्लोमेसी वो कर पाएंगे वो डिप्लोमेसी से ये आमने सामने आने से बचेंगे। लेकिन आपने कहा था कि ये सर्टिफिकेट, हम्म रितु आज के दिन में वो सर्टिफिकेट मांग कौन रहा है? कोई नहीं हम्म मांग रहा है, कोई सर्टिफिकेट तो कोई नहीं रहा है। अपॉर्चुनिटी मिलती है जाके चढ़ जाता है। आप देखिए ना, वो जिस तरह से रशिया यूक्रेन के ऊपर में वॉर कर दिया, हालांकि उनका एक परिप्रेक्ष्य था। तो जिस फिर तरह से आप डोनबास ये में कह रहे हैं कि अत्याचार। चाइना हो या अमेरिका हो या कोई भी अन्य महाशक्ति के रूप में जो देश है, या रूस है, भारत है, अभी किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, दुनिया में जो चल रहा है चलने दीजिए। बिल्कुल। यूएनएससी आज के दिन में डिफंक्ट पड़ा हुआ है। हम्म तो दुनिया के सारे सशक्त देश में, सशक्त देश की बात कर रहा हूं, सशक्त देश ये मानते हैं कि वो अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। जैसा कि रूस ने यहाँ पे यूक्रेन में किया है, अमेरिका ने ईरान पे किया हुआ है। तो ये चीजें आज के दिन में कहीं भी हो सकती है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया था, अमेरिका ग्रीनलैंड पे जा रहा था, उसके शिप तो वहां से चल चुके थे। जबकि पूरे का पूरा जो नेटो था ईयू का, उसने उसको अपोज किया था। तो अगर वो अपोज नहीं करता तो ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड आज के दिन में अमेरिका के खेमे में होता। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि ये जो सशक्त देश हैं, ये किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। इनको जब मर्जी होगी जाके हम बैठ जाएंगे। और इसी की एक्सरसाइज चाइना पिछले 3.5 साल से बिल्कुल सशक्त रूप से कर रहा है। हर बार जो जो एक्सरसाइज के लिए आता है, ऐसा लगता है कि शायद वो चढ़ाई कर देगा। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि लगभग 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक ऐसा सशक्त एक्सरसाइज हुआ था जिसमें कि चारों तरफ से ताइवान को चाइनीज नेवी ने इस तरह से घेर लिया था कि कोई अंदर जा आ नहीं सकता था। और आज के दिन में तो चाइना को लाइसेंस भी मिला हुआ है। अभी तो ये जहां सब- सर मैं भी एक ट्वीट भी देख रही थी, इस ट्वीट में बाकायदे लिखा हुआ है कि चाइनाज लीडर शी जिनपिंग डिक्लेयर्स नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टॉप रीयूनिफिकेशन विद ताइवान। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि आज के दिन में यूएस जॉर्ज बुश वहां से वापस निकल चुका है। यूएसएस ट्रिपली जो उसी उसी जगह में खड़ा था, वो वहां से बाहर निकल निकल गया है। तो अमेरिकन फोर्सेस जो वहां पे हैं ताइवान एरिया में, काफी क्षीण हो गई हैं। और कुछ कन्फ्रंटेशन छोटे छोटे हुए हैं जापान और चाइना के बीच में भी। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं, और स्टिकिंग पॉइंट चाइना का छोटा सा है जापान के साथ में सेंकाकू आइलैंड। और यहाँ बाकी जो ताइवान है, ताइवान एक बड़ा इश्यू है जो चाइना चाहता है कि अर्लीस्ट उसको मौका मिले वो उसको अपने कब्जे में कर ले। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये सर्टिफिकेट का मोहताज कोई नहीं है। चाइना बस सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है। हो सकता है कि किसी रात में उसके दिमाग में आए कि दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम राइट नाउ, और वो अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स को एक्टिवेट करके सिर्फ ताइवान को चारों तरफ से सीज कर ले। बाकी वो अपने आप सरेंडर कर देंगे, क्योंकि उनके पास में इतनी ज्यादा फोर्स है नहीं कि पीएलए अगर पूरी स्ट्रेंथ में हमला कर दे तो उससे वो बच सके। लेकिन याद रखिए, ईरान ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है दुनिया के सारे राष्ट्र को कि अगर आप समुद्री मार्ग से जाके किसी और देश के ऊपर में जमीनी कब्जा करना चाहते हो तो थिंक ट्वाइस whether यू विल सक्सीड और नॉट। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो चाइना के दिमाग में है, और इसीलिए वो इस तरह से खून नहीं बहाना चाहता, अपने लोगों की खून नहीं बहाना चाहता है। चाइना का नीति रहा है धीरे धीरे ग्रैब करो, धीरे धीरे चोक करो, धीरे धीरे गला दबाओ उसका। तो हो सकता है कि वो डर ठीक के है, अपने एक जवाब अलीशा सर से चाहती हूँ मैं। अलीशा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्योंकि पिछली दफा जी हाँ ऋतु जी, इशू सुन था। पा रहा हूँ मैं। जी जी, ताइवान स्ट्रेट को लेकर मैं जानना जी हाँ, मैं चाहती आपको थी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वहां भेजना मिसयूज ऑफ नेविगेशन की फ्रीडम का नहीं होगा, या ये सीधे सीधे जंग का ऐलान है, ऐलान जंग कर दिया है? जी, चीन अक्सर ताइवान की एयर स्पेस को वायलेट करता है। चीन के लड़ाकू जहाज वहां पर आते हैं, विमान आते हैं, वहां पे जो है एक्सरसाइज होती है, वहां पे एक्सरसाइज होती है और चले जाते हैं। तो वैसे ये सही मौका है, अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो ताइवान पे कब्जा करने का। ताइवान के पास वो शक्ति नहीं है। हालांकि अमेरिका इनकॉग्निटो भी कहता है, लेकिन
शायद फिर से कोई टेक्निकल इशू है, मैं चाहूंगी टीम इसे ज़रा दुरुस्त करे। यूके देवनाथ सर, अगर मैं इसे ऐसे आपके सामने रखूं कि टॉक प्लस थ्रेट, यानी कि डिप्लोमेसी प्लस यहाँ पर वार्निंग्स, अब इसे अगर मैं ड्रॉ करूँ चाइना के साथ ताइवान के केस में, तो क्या आपको ये इस तरीके से नजर आ रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल बन गया है जिसके तहत चाइना इस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना चाहता है कि ताइवान पर पूर्णतः कब्जा हो? हाँ रितु जी, बड़ी विडंबना की बात है कि चाइना के जो लीडरशिप है वो तो चाहते हैं ताइवान पर कब्जा हो, और इसीलिए वो हमेशा दुनिया को बोलते रहते हैं कि कोई भी दो चाइना नहीं है, यानी एक मेनलैंड चाइना नहीं है, एक ताइवान चाइना नहीं है, सिर्फ एक ही चाइना है, वन चाइना पॉलिसी। अब मजे की चीज आप अब सुनने में ये है कि अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, भी चाइना को ऑफिशियली बोलता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानता है। यानी जब अमेरिका जब चीन के साथ डील करता है, कल अगर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं अगले महीने शी जिनपिंग से बात करने, तो अंडरस्टैंडिंग डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में यही है कि सरकारी तौर पर यानी ऑफिशियली दो चीन नहीं है, कि चाइना वाला चीन और ताइवान वाला चीन। अमेरिका भी कहता है वन चाइना पॉलिसी पे हम यकीन करते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं चाइना से मित्रता अपूर्वक संबंध बनाने के लिए वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। वैसे मैं बता दूं, भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है। तो जब हम चाइनीज दूतावास के साथ डील करते हैं तो हमें बार बार उनको थोड़ा हिंट देना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हाँ देयर इज ओनली वन चाइना। जी, एक सवाल मेरा अभी झा सर से है। झा सर, एक सवाल ये था कि ऑक्यूपाइंग स्ट्रैटेजी डिफेंसिव मोड में आ जाइए, ताइवान की ये स्ट्रैटेजी चाइना के केस में कारगर होगी कि नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भी होवित्जर वेपन्स भेजे हुए हैं। जी हाँ, अमेरिका ने बहुत वेपन्स बेचे हुए हैं, और सिर्फ वेपन्स बेचे हुए नहीं हैं, ताइवान के शोर पे उन्होंने अपनी सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग की, वो वहाँ पे पूरी की पूरी फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें सबमरीन वहाँ पे बनता है उनका, जो कि चाइनीज मॉडल के होते हैं, सॉरी जो अमेरिकन मॉडल के हैं। तो उसको काफी सशक्त किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि अगर चाइना ने ऐसी कोशिश की कि ताइवान को चोक कर लिया जाए और उसको एक साथ ओवररन कर दिया जाए, तो उसमें चाइना को काफी लॉसेस उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आज के दिन में ताइवान के पास में इतनी एयर पावर है, सशक्त एयर पावर, जिसको चाइना सीधे सीधे काउंटर नहीं कर सकता है। और वो जो F-16 और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो एक्सोसेट मिसाइल से लेस हैं, जो कुछ ना कुछ चाइनीज शिप को तो डुबा ही देंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। एक्सोसेट इतनी सशक्त मिसाइल है कि वो नेवी का काल माना जाता है, वो जो नेवल फोर्सेस हैं उसका काल माना जाता है। तो ये क्षति उनको होगी, लेकिन आप ये देख चलिए कि आखिर ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। वो रिजल्ट आएगा कि नेक्स्ट डे के आप न्यूज़पेपर में पढ़िएगा, ताइवान हैज बीन कैप्चर्ड बाय, और ताइवान हैज बीन लिंक्ड और मेट विद द वन चाइना पॉलिसी के नाम पर ये मिलिट्री इंटिमिडेशन नहीं है? बिल्कुल इंटिमिडेशन है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन आज के दिन में वो देख कौन रहा है, इसको मान कौन रहा है, इसके ऊपर हम ध्यान कौन दे रहा है? इंटिमिडेट तो आप कितने लोगों को करते हैं। अमेरिका कहाँ कहाँ नहीं इंटिमिडेट किया हुआ है। अभी देख लीजिए, अभी क्यूबा के ऊपर में क्या कर रहा है उसने, पिछले 2.5 महीने से जो उसका ब्लॉकेट कर रखा है, क्या ये इंटिमिडेशन नहीं है? तो ये चीजें समर्थ के नहीं दोष गोसाई ऋतु जी, तो ये लोग सामर्थ्य लोग हैं, इसके दोष खोजने में अगर लगेगा तो आपके दिन निकल जाएंगे। और ये लाठी उसकी भैंस, समर्थ के नहीं दोष गुसाई, जो सामर्थ्यवान होते हैं उसका कोई दोष नहीं होता है। स्वतंत्र जी, एक अभी यहाँ पर जिक्र किया है कि जो सामर्थ्य रखता है, जो दमखम रखता है, जिसके पास तरीका है, जिसके पास मिलिट्री एस्पेक्ट है, वो जब चाहे तब वॉर थोप दे, जब चाहे तब कब्जा कर ले, जब चाहे तब विस्तारवादी नीति दिखा दे। Is that what the game is going on the geopolitical world right now? You're right ऋतु जी। देखिए, झा साहब ने जो बात कही ना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह सही है। आप देखिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते थे आज से 2-4 साल पहले जो पूरी दुनिया में एक रेस्ट्रेंट पैदा करते थे कि भाई हम ये बात कह रहे हैं, कंट्रीज इकट्ठे होते थे, मिल के तय करते थे चीजों को।
फिर अचानक से ट्रंप साहब आ गए और उन्होंने यूनिलैटरली चीजों को करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि चाइना जो कर रहा है या करेगा वो सही है, बिल्कुल सही नहीं है। अमेरिका जो कर रहा है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन बात वही हो गई है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अब मुझे लगता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे कंट्रीज जो जिन्हें लगता है कि वो बहुत पावरफुल हैं, तो वेनेजुएला वाला उनकी केस तो मिलिट्री नहीं बहुत बनेगा पावरफुल फिर है। ताइवान, वेनेजुएला जैसी स्थिति तो नहीं होगी कि चीन जाए और एक ही रात नहीं, में चीजों को हॉस्टाइल वैसे बना ऐसा करके नहीं ठीक कर होगा। दे। लेकिन देखिए, देवनाथ जी ने जो बात कही थी उस बात पे भी हम आए कि भाई हर आदमी तो ये, हर कंट्री ये मान रहा है कि वन चाइना पॉलिसी को हम सपोर्ट करते हैं। यूएस भी कह रहा है वन चाइना को हम सपोर्ट करते हैं, इंडिया भी कह रहा है, बाकी पूरी दुनिया मान रही है। तो फिर विरोध तो लिटरली कम हो गया वहीं से। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए जो अमेरिका ने किया है पिछले 1 साल में, उसने कहीं ना कहीं चाइना को ये होप दे दी कि वो भी ऐसा कर सकता है। यहाँ पे सारा इक्वेशन ये है। मुझे लगता है ट्रंप साहब कहीं ना कहीं इस मामले में जरूर दोषी हैं कि वो दूसरे कंट्रीज को जिनके पास ताकत है उन्हें ये होप दे रहे हैं कि वो जैसे चाहें दुनिया चलाएं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, और ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है स्वतंत्र सर, ये जो आपने कहा है कि सीधे सीधे अभी चाइना बेशक से ये हस्तक्षेप करे ना करे, लेकिन झा सर, इज इट पॉसिबल कि हम आने वाले भविष्य में ये तस्वीर देखें कि जैसा वेनेजुएला में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे इन्वेड किया, वहाँ जाकर राष्ट्रपति मादुरो को कैप्चर किया और पकड़कर ले गए, फिर मारे लागो से जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब वैसी तस्वीर, जैसा कि आपने पहले कहा कि ना अमेरिका चीन के फट्टे में पड़ना चाहता है, ना चीन अमेरिका के फट्टे में पड़ना चाहता है, तो ताइवान के केस में अगर ये हो जाता है तो भी अमेरिका को क्या मतलब है? कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। भी सिर्फ वेपन वहां पे बिक रहा है और उसके वेपन्स वहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं अंडर द टीओटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे उसको रॉयल्टी मिलती है, पैसे मिल रहे हैं उसको। लेकिन जब ये लड़ने की बात आएगी, जब बूट्स ऑन द ग्राउंड जब भेजने पड़ेगी, क्योंकि ताइवान के पास में इतनी फोर्स नहीं है कि वो चाइना के पीएलए को का सामना कर सके, तो अगर अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे तो अमेरिका 2 बार सोचेगा। आप आज से सिर्फ 2-2.5 साल पहले चले जाइए, बुश से कई बार सवाल पूछा गया था कि विल यू पुट द बूट्स ऑन द ग्राउंड। वो कोई जवाब देने से वो कतराते थे। वो कहते थे कि हाँ, वी विल सिक्योर ताइवान सॉवरेनिटी, लेकिन कैसे, विल यू पुट द सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो कोई जवाब नहीं देते थे। तो ये चीज मान के चलिए कि चाइना को इस परिप्रेक्ष्य में देखिए आप, चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन है। इसने अपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा बना रखा है जिसमें कि वो हर जमीन भूभाग में वहां पे वो अपना पांव फंसा रहा है, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत का जो लद्दाख है वो हो, चाहे फिर साउथ चाइना सी हो। साउथ चाइना सी में ये जो 9 डॉटेड लाइन जो हम लोगों ने कल जो हम कल बात कर रहे थे, ये आखिर है क्या? ये तो उसकी दादागिरी है ही कि ये मेरा भाग है, इसमें तुम नहीं आ सकते हो, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये कहां से, कौन सा नियम है? चाइना तो ये पर्सपेक्टिव रखता ही नहीं है, वो कहता है भाग हो ना हो ये सारा इलाका ही मेरा है और इस इलाके का शेर मैं हूं। शेर हूं या नहीं हूं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये भाग मेरा है, ये आपके लिए रेड लाइन है। तो ये जब ये करने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं उसको वायलेट कर रहा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि वो वायलेट करेगा, और वो वायलेट इस कदर से करेगा। मैंने आपको कल एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि वर्ल्ड वार की आप बात कर रहे थे, गुआन आइलैंड में चाइनीज सबमरीन सरफेस हुआ था। अब ये सोच लीजिए आप कितनी बड़ी सिक्योरिटी रिस्क थी पूरे वर्ल्ड के लिए कि चाइनीज शिप जब वहां पे, चाइनीज सबमरीन जब वहां पे सरफेस होते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन आर्म विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो फिर क्या हो सकता है। तो ये सब पास्ट में हुआ है। इसको रोकने के लिए मैंने कहा था कल भी और आज भी मैं दोहरा रहा हूं, डायरेक्टली अमेरिका कभी यहाँ पे कन्फ्रंट चाइनीज आर्मी को कन्फ्रंट करने के लिए नहीं आएगा। ये 9 डॉटेड लाइंस हैं, ये अभी रहेंगे। मामला यूएन में है, यूएन कितनी स्लगिश काम करता है, आज के दिन में क्या रह गया वो आप जानते हैं। अभी भी जाकर यही अटकेगा ना कि 20% कारोबार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोकना चाहता था ईरान, उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अभी अमेरिका को दांतों तले चने चबवा रहा है। अभी हम देखें इस कंडीशन में साउथ चाइना सी से, ताइवान से चाहिए क्या चीन को? सिर्फ जमीन चाहिए या सेमीकंडक्टर्स चाहिए ताइवान से?
नहीं, उसको उसको पूरी की पूरी सॉवरेंटी चाहिए। देखिए, ये आइलैंड छोटे हैं, हाँ। ये चाहे पार्सल आइलैंड हो, चाहे स्पार्टले आइलैंड हो या ताइवान हो, ये भूभाग छोटा है। लेकिन जब हम लोग टेरिटोरियल, जब 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 वाटर की राइट्स को लेते हैं साथ में, तो फिर इंटरनल वाटर आता है, टेरिटोरियल वाटर आता है, उसके बाद कंटिगुअस जोन आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। मतलब आधी जो पैसिफिक ओशन है उस एरिया में, वो चाइना के हिस्से में आ जाएगी। तो सॉरी, चाइना के हिस्से में आ जाएगी वो। तो ये बहुत बड़ा गेम है जो जो चाइना खेलने की कोशिश कर रहा है, कि छोटे छोटे आइलैंड पे भी अगर उसने एक रनवे बना दिया, आर्टिफिशियल आइलैंड, तो वो उसका चाइना का हो गया है। अब उसके 12 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, 24 नॉटिकल माइल्स वो हाँ। चाइना का है। मतलब वो एयर स्पेस जो है बाकी किसी देश के लिए अब वादी बात आपने होगी। एयर स्पेस की कर दी है, तो यूके देवनाथ साहब मुझे समझाइएगा, अभी जो एयर स्पेस बंद करने को लेकर जानकारी मिली, स्पेशली जो एयरक्राफ्ट को लेकर इंफॉर्मेशन मिली कि चीन लगातार उस रीजन में पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, और एक तरह से अगर ताइवान की को लेकर जिक्र करूं तो सीधे सीधे ताइवान की क्या एयर स्पेस वायलेशन को लेकर इस वक्त तस्वीर बन रही है कि कमजोर पड़ गया है ताइवान, रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। ऋतु जी, जहां तक एयर स्पेस वायलेशन की बात है, चीन बहुत चतुर देश है। चीन और ताइवान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। चीन और ताइवान के बीच में ताइवान की खाड़ी है। जी। ताइवान की खाड़ी जो है वो करीबन 140 किलोमीटर चौड़ी है। तो उसके बीच में से आप एक आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो उस मीडियन लाइन रफली, तो वो उसके पूरब में जो है उसको ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन माना जाता है। और ताइवान की खाड़ी के बीच में जो मीडियन लाइन है, जिसको हम उसके पश्चिम का जो एरिया है, उसको आप चीन का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन मान लीजिए। तो चीन क्या करता है, पीएलए के एयरफोर्स के जो विमान हैं, वो टेक ऑफ करने के बाद एकदम ये जो ADIZ है, उसको टच करते हुए निकल जाते हैं। वो कभी भी ताइवान के ADIZ में घुसते नहीं है। यानी टेक्निकली ताइवान अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके चीन के जहाजों को शूट डाउन नहीं कर पाता है। ताइवान के पास है पेट्रियट एयर डिफेंस ताइवान मिसाइल क्या सिस्टम। दीवार थोड़ी बना देगा सर, यूके देवनाथ सर, दीवार थोड़ी बना देगा कि आप चाइनीज सेना वहां से ना आए या अपने एयरक्राफ्ट ना उड़ा पाए। वो मैक्स टू मैक्स अपने नियमों को ही रखेगा या अपने एयर स्पेस को लेकर रेगुलेशंस जो सेट है। बट ये बार बार अगर काउंटर करेगा चीन, अगर ये चालबाजी चलेगा, उन्हें वायलेट करेगा, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है ना। ताइवान जैसे क्षेत्रफल वाले एक लोकेशन के लिए, एक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा सवाल नहीं होगा फिर? रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी चीन के पीएलए एयरफोर्स के जहाज आते हैं और ये एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बॉर्डर पर उड़ते हैं, तो ताइवान के लिए खतरा है। लेकिन अद्भुत बात है कि क्योंकि चीन दशकों से इस तरह की कार्रवाई करता रहा है, तो अब ताइवान की जो एयरफोर्स है उनको भी आदत पड़ गई। तो ताइवान क्या करता है, उनकी एयरफोर्स जैसे ही उनको पता लगता है कि पश्चिम की दिशा से चीन की एयरफोर्स के विमान आ रहे हैं, ताइवानी एयरफोर्स के विमान टेक ऑफ करते हैं, स्क्रैम्बल करते हैं, और ताइवान के वायु सीमा के अंदर रहते हुए चीन के जहाजों को शेडोइंग करते हैं। तो जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का जो ये मीडियन लाइन है, बड़ा अद्भुत सा सीन होता है कि उसके 5 किलोमीटर पश्चिम में चीन के जहाज हैं, उड़ रहे हैं उत्तर दक्षिण, और उसी मीडियन लाइन के 5 किलोमीटर पूर्व में ताइवानीज एयरफोर्स के जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो उड़ रहे हैं उत्तर दक्षिण की दिशा में। और ये उड़ते वक्त एक दूसरे पे फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आधे घंटे के बाद अपने अपने देश में जाके लैंड कर जाते हैं। ये कहानी पिछले 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से हर साल रिपीट हो रही है। और ताइवान में तो एक इतिहास भी रहा है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग देशों ने राज करने की कोशिश भी की है। स्वतंत्र सर, मुझे समझाइएगा कि क्या चीन ने फायदा उठाया है? देखा कि दुनिया तो उलझी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान में, यही वक्त है, यही रात, और यही रात
अंतिम भी कहा जाए और यही रात भारी भी कही जाए। अब आप कोशिश कर लीजिए ये रात को महीने में तब्दील कर दीजिए जो ऑपरेशन चल रहा है, और इसे एक मेटाफर के तौर पर अगर मैं इस्तेमाल करूं तो अभी पूरी सिनारियो को अगर आप देखेंगे, अगर मैं एग्जैगरेट कर रही हूं तो भी समझाइएगा, लेकिन अगर सिचुएशन बनती है तो चीन क्या ये मौका पूरी तरीके से यूज करते हुए, इस टाइमलाइन को फिट करते हुए ताइवान पर एकल अधिकार पा पाएगा भविष्य में कभी? जी ऋतु जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जाऊंगा। देखिए ऑलमोस्ट हर 100 साल में, पिछले अगर आप 300 साल देखेंगे, पहले डच गए, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स गए, अमेरिकन्स आए, अब अमेरिकन्स थोड़ा डाउन है। ये ग्लोबल रीसेट ऑलमोस्ट हर 100 साल में हो रहा है। वो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आप बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल रीसेट बार बार हो रहा है और अब अमेरिका थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, चाइना थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। चाइना दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं चाइना को आज की तारीख में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है और $1 ट्रिलियन से ज्यादा का उनका सरप्लस है। एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। पहला कंट्री दुनिया में जिसका 1 ट्रिलियन का पॉजिटिव सरप्लस है ट्रेड में। अमेरिका चाइना के बड़े बाजारों में से एक है। अमेरिका का डोमेस्टिक मार्केट 3 से 4 ट्रिलियन US का है और चाइना ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का सामान तो अमेरिका ही पहुंचा देता है डिफरेंट रूट्स के द्वारा। कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। अब चाइना अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है। चाइना यूएस को compete नहीं करना चाहता, उसे पीछे छोड़ना चाहता है। क्यों बढ़ाना चाहता है? क्या सेमीकंडक्टर्स पर वो अपना एकल अधिकार करके व्यापार और अपने पूरी तरीके से कमर्शियलाइज जो पिक्चर है उसको और दुरुस्त करना चाहता है, इफ आई एम करेक्ट? एग्जैक्टली ऋतु जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। मैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर आ रहा था। देखिए जो ईरान की लड़ाई हुई है वो तेल की लड़ाई है, एनर्जी की लड़ाई है। अगर ताइवान की लड़ाई शुरू होती है तो वो सेमीकंडक्टर की लड़ाई होगी। और आप देखिए आज की तारीख में छोटे छोटे इक्विपमेंट भी सेमीकंडक्टर्स के बगैर नहीं चल सकते। आपकी कार नहीं चल सकती, आपके सेल फोन्स नहीं चल सकते, इवन आपके वॉशिंग मशीन नहीं चल सकते, क्योंकि अब सब AI एनेबल्ड हो गए हैं। इंस्ट्रक्शन से आप सब कुछ चला सकते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को आज की तारीख में सेमीकंडक्टर चाहिए और ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट का गढ़ रहा है। जो TSMC है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने सेमीकंडक्टर्स बनाने शुरू किए थे। उसे फॉलो किया उसी के एक आप कह सकते हैं इंटर्न, जिन्होंने एनवीडिया बनाई, जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की कंपनी है। तो ताइवान बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर्स की। इसीलिए देखिए चाइना की नजर एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उन्हें लगता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। ठीक है, एक सवाल मेरा झा सर से इसी पर। झा सर, अभी ये समझा रहे थे स्वतंत्र सर की अभी ताइवान में इतना इंटरेस्टेड क्यों है जिनपिंग, और अगर मैं आपसे पूछूं ये महाशक्तियों को प्रॉब्लम क्या है, मैं सीधे सीधे इसे ऐसे ही रखती हूँ। महाशक्ति एक तरफ अमेरिका को देख लीजिए, रजीम चेंज के नाम पर ईरान में क्या इस वक्त तबाही लाई है, वहां से सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया। अभी वेनेजुएला चले जाइए, मादुरो को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। तो इंटरेस्ट वहां पर देखा गया कि आपने फिर से हुकूमत चेंज कर दी एक जगह पर, और एक जगह पर ऐसा करना चाहा जहां तबाही हम देख रहे हैं, और वहां पर अब हर बीतते वक्त के साथ एक नया बदलाव आ रहा है। तो एक सवाल मेरा ये आपसे रहेगा कि क्या चाइना भी ताइवान में सिर्फ और सिर्फ रजीम चेंज चाहता है या पूरी तरीके से अपना अधिकार चाहता है? ऐसी सरकार चाहता है कि वो चाइना के नक्शे कदमों पर चले, और अगर ऐसा हो रहा है तो महाशक्तियों में अगर कहा जाए ये पूरा एक ही धड़ल्ले से चलने का जो ये होड़ है, ये क्या है? मतलब अमेरिका भी वही चाहता है जिस देश पर चाहे उस पर हुकूमत चलाइए, चाइना भी वही चाहता है। अब इसे दुनिया को ले जाने के लिए ये दिशा कौन सी बना रहे हैं? ऋतु जी, आपने पूछा महाशक्ति की आखिर तकलीफ क्या है। मैं 1968 में BSc का स्टूडेंट था दुमका कॉलेज में बिहार में, और हम लोगों की एक डिस्कशन हो रही थी कि आखिर जो भारत में 3 राज्य में सरकारें चेंज हुई थी, कि ये 3 राज्यों में सरकारें जो चेंज हुई हैं इसमें अमेरिका का कितना हाथ है, CIA है या और बाकी है, आखिर उन्होंने कितना कितना क्या था। और
शायद हम लोगों के जन्म के समय में लोग ये समझते थे कि अगर विश्व में कहीं पे एक पत्ता गिरा है तो उसमें जरूर अमेरिका का हाथ होगा, या फिर कहीं ना कहीं ये जो रशिया का जो वर्चस्व है वो कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं। हाँ। इनकी आदतें होती हैं, ये बिना अपना इन्फ्लुएंस डाले विश्व पे जहां भी ये इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं वो जरूर डालेंगे, क्योंकि वो उनके थंब के अंदर में रहे वो चाहेंगे, चाहे वो सरसरी रूप से, चाहे वो फिर डीप रूटेड तरफ से। देखिए आज के दिन में यूनाइटेड नेशंस में क्या है, 168 कंट्री ऐसे हैं जो चाइना के कर्जदार हैं। उसको जब भी चाइना कहता है कि तुम हमारे लिए वोट करोगे, चाहे वो पाकिस्तान को ही ह्यूमन राइट में वोटिंग देने का अधिकार का न हो, वो सब वोट करते हैं। तो इसीलिए हर वर्चस्व वाला कंट्री, हर सशक्त कंट्री, हर विश्व शक्ति वाला कंट्री चाहेगा कि बाकी सब कंट्री उसकी। मैंने अभी दमखम की बात की थी और यहाँ पर एक बड़ी खबर इसी को लेकर आ गई है। मैंने पूछा था ना कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस सुपर पावर्स, जो इनकी लड़ाई है, इनकी रेस है, रखिए आप लड़ाई लड़िए, लेकिन इस बीच दुनिया को क्यों जलजले में डालना चाहते हैं। एक बड़ी खबर वापस लौट रही हूँ। जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचेगा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। ट्रंप अरब सागर में पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। 3 से 5 दिनों के अंदर मिडिल ईस्ट पहुंचने की उम्मीद है। मिडिल ईस्ट में तैनात होने वाला तीसरा युद्धपोत होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 युद्धपोत। जहां सर अब ये वाला स्टांस आप देख लीजिए, यही तो मेरी सवाल का आधार था कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 युद्धपोत आप लगा देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां एक तरफ ईरान रेडी है, आप बातचीत कर लीजिए, मुद्दा सुलझाइए, लेकिन आपको करना ब्लॉकेड है। तो यानी कि आप खुद दुनिया को डिक्टेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से चीजों को चलाने के लिए। जा सर। तो इसका तो उत्तर मैं परसों आपको दे चुका था। हाँ। ये जो यूएसएस जनरल फोर्ड है, ये मेडिटेरियन से बाहर जा चुका था अपने रिपेयर के लिए। अब रिपेयर के बाद वो वापस यहाँ पे आ रहा है, और वो आ कहाँ रहा है, इस बार मेडिटेरियन नहीं जा रहा है, इस बार वो रेड सी में एंटर कर रहा है। इसलिए मैंने परसों आपको हवाला दिया था कि यहाँ पे जो यमन के जो फोर्सेस हैं, ईरानी फोर्सेस, खास करके हिजबुल्लाह, हुती और हमास। हुती, तो हुती ने एक 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 अपना आदेश जारी किया है, जिस दिन कोई भी अमेरिकन शिप तुम्हारे दायरे में आए, तुम्हारे रेंज में आए, उसको डुबो दो। मैंने 3 दिन पहले आपको कहा था। हाँ। तो ये अभी आ रही है, ये अभी एंटर करेगी और ये रेड सी में रहेगी, और ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि यही एक तो ऐसा एक सवाल मेरा यूके देवनाथ सर से, ये बहुत बड़ा खतरा तो है, लेकिन क्या ये इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं माने? छोटे शब्दों में डाल रही हूँ, लेकिन क्या ये ऐसा पोर्ट्रे किया जा सकता है दुनिया को? देखिए, हुती जो है, जब भी वो लाल सागर पर या गल्फ ऑफ अडन में अपना कब्जा करना चाहता है, तो वो बावल मंडल जो है उसको बंद कर। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर ले लेते हैं, उसके बाद स्वतंत्र सर का रुख करेंगे। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां ईरानी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी बॉर्डर से ईरान में घुसपैठ कर रहे थे। बॉर्डर सिक्योरिटी पर ईरान का बड़ा एक्शन हुआ है। ईरान पाकिस्तान में बढ़ सकता है तनाव, और पहले से ही पाकिस्तान की नीयत पर ईरान को ज्यादा भरोसा था नहीं, ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। अब ये डिप्लोमेटिक अप्रोच के तहत अगर बैक एंड पे कहा जाए तो बैक चैनल्स भी क्या इसके जरिए बंद हो जाएंगे, और जो रास्ता इस्लामाबाद वाली वार्ता को लेकर पहले दौर की वार्ता के साथ शुरू हुआ था, क्या वो भी फुल स्टॉप लग जाएगा? यहाँ से ईरानी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। बहरहाल बॉर्डर से जानकारी, पाकिस्तानी बॉर्डर से, जहां ईरान में घुसपैठ करने की कोशिश ही कर रहे थे, बॉर्डर सिक्योरिटी पर ईरान का बड़ा एक्शन सामने आया। ईरान पाकिस्तान में तनाव बढ़ सकता है। स्वतंत्र सर, ये देखिए, इसी को लेकर तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान की नीति और नीयत पर हमेशा से शक है, और ये बाकायदे प्रूव भी कर दिया है। अब क्या कहिएगा, वहां से इंक्रोच करने की कोशिश, वहां से घुसने की कोशिश उड़ा दिया ईरान ने, उसके बाद अब लीजिए बैक एंड से बात करने की कोशिश कर लीजिए, अब बैक चैनल्स भी आपके वर्क नहीं करेंगे। जी, एक्चुअली है क्या कि देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स लगते हैं, और वहां पे बीच बीच में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कन्फ्रंटेशन होता है उनके बीच में। और मैं आपको बताएं कि जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत फेवरेट हैं, लेकिन पिछले दिनों जब रोजे चल रहे थे पाकिस्तान में, तो कुछ लोगों ने ईरान के सपोर्ट में नारे लगाए थे
तो आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि जिसको ईरान पसंद है वो ईरान चला जाए पाकिस्तान छोड़ के। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने पे वो मीडिएशन करने में जुट गए। तो इंटेंशन उनकी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं थी ईरान के प्रति, और ईरान कहीं ना कहीं इंटेंशन जो भी हो, लेकिन हमारा मुद्दा भी जैसे साउथ चाइना सी को लेकर अगर मैं रख रही हूँ, तो जिनपिंग और इस बीच किम जोंग उन को अगर मैं कहूँ कंपेयर करने के लिए, आपको इन दो पर्सनालिटीज में फर्क क्या लगता है? शी जिनपिंग और किम जोंग को कंपेयर करना तो देखिए बहुत मुश्किल है। शी जिनपिंग मुझे लगता है बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, ऑल्दो मैं सब इंटेलिजेंट लोगों के बीच में ही बात कर रहा हूँ। बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन इसलिए है क्योंकि उन्होंने चाइना के डेवलपमेंट पे बहुत जबरदस्त ध्यान दिया है। आप देखिए जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है चाइना की, वो शी जिनपिंग जी के समय में ही हुई है। साथ ही साथ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ना, दोनों की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, थोपने वाली। या वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन इसीलिए है क्योंकि वो अपने देश को पूरी दुनिया के साथ मिला के चल रहे हैं। आप देखिए जिस तरह अमेरिका के एक्शंस रहे, उसके बाद उन्होंने चाइना को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बना दिया पूरी दुनिया में। अब यूरोपियंस भी उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, बाकी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है, तो वो थोड़ा ठीक दिख रहे हैं। लेकिन किम जोंग उन तो आप देखिए वो तो हम कुछ और उनके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पे सही करना चाहते हैं। आपकी हंसी बता रही है। जहाँ सर मुझे आप ये कंपैरिजन प्लीज ड्रॉ करके बताइएगा कि शी जिनपिंग की नीति, आइडियोलॉजीज और उनका वे ऑफ किसी भी स्टांस में अगर हम देखें मूव करने का, और किम जोंग उनका डिक्टेटोरियल जो अंदाज उनका होता है, वो आप कंपेयर करेंगे तो दोनों की पर्सनालिटीज आप कहाँ बाइफिकेट करेंगे? बहुत अलग अलग हैं, दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग हैं। किम जोंग उन ये अपने आप को एक छोटे से दायरे में घेर लिया हुआ है। वहाँ जो अपना करना चाहते हैं वो उनका वर्चस्व है, कोई उसमें रोक टोक नहीं करता है। और यहीं पे कहीं शी जिनपिंग भी आते हैं जो एक बड़े क्वाइट पर्सन दिखते हैं, लेकिन इसमें चाइनीज जो गवर्नमेंट है पीएलए में, सीसीपी कह लीजिए आप, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें एक बड़ी स्ट्रिक्ट हायरार्की है। और उनका जो पॉलिसी है वो आज सेट नहीं हुआ है, 5 साल पहले सेट नहीं हुआ है। वो जब ने तो सीजनड एक तरह से पॉलिटिशियन बता दिया जिनपिंग को कि वो सीजनड है, वो पहले से परिपक्व है, अपने देश को आगे ले जाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, लाइक मागा। बिल्कुल, वो मागा तो खैर नया टर्म आया हुआ है, लेकिन चाइना जो अपने कंट्री को, जो कि मौत से तुम उन दिनों में 1949, 50, 51 जो एक उद्देश्य उन्होंने, जो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था चाइनीज एक्सपेंशनिज्म का, वो उसी रास्ते पे चल रहा है चाइना आज के दिन भी, 50 साल बाद, 70 साल बाद, 75 साल बाद। तो उनका रास्ता है या नहीं? यस और नो में समय जरा कम है मेरे पास। हिपोक्रेसी है या नहीं चाइना की? बिल्कुल बिल्कुल हिपोक्रेसी है, तभी तो वहां पे लोग निकाले आ रहे हैं लोगों को। और ये हिपोक्रेसी अगर है तो ये भविष्य बताएगा और समय बताएगा कि अभी ताइवान का होने क्या वाला है। क्या वो जो हम तस्वीर वेनेजुएला की, ईरान की देख रहे थे अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, वही रिपीट ये दूसरा स्टांस के साथ होने वाला है? बहुत शुक्रिया, आप सभी कनेक्ट हुए। वक्त मेरे पास जरा कम था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।